कॉकरोच जनता पार्टी का आपने जिक्र सुना होगा। जो इसका फाउंडर है अभिजीत वो खुद यूएसए में बैठा हुआ है। बॉस्टन में बैठे एक 30 साल के पीआर छात्र अभिजीत दीपके, जो कि सीजेपी के फाउंडर हैं, वो इस पार्टी को लीड कर रहा है अपना यूएसए में बैठ करके। अगर आपने पार्टी को लीड करना है तो हिंदुस्तान में आकर के करो ना। आज का जो युवा है वो अपने रोजगार के लिए चिंतित है। केवल 25-30 ही बन पाते हैं आईएएस आईपीएस, बाकी 1,99,970 बैक टू जीरो। पेपर लीक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। यूजी 2026 एग्जाम इज कंसर्न, नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो आप क्या मानते हैं, क्या ऐसी सरकार की कमियां हैं या फिर क्या ऐसी सिचुएशन बनी हुई है समाज के अंदर कि लोग जो हैं सरकार की विचारधारा को नहीं समझ रहे हैं? कुछ लोग हैं जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जो झंडा एजेंडा दोनों उठा करके चलते हैं। लोग सही विरोध कर रहे हैं या गलत विरोध कर रहे हैं या लोगों को सच्चाई नहीं पता है? एक कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था, गुड़गांव की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसने किसी प्रशासनिक अधिकारी के बारे में कमेंटबाजी करता था लाइव आकर के। सीपी के साथ पंगा लिया था। तो उसने क्या करा कि एक कोई लोकेशन भेज दी थी जहाँ गुड़गांव के यूथ जो बालक थे सारे एक जगह इकट्ठे हो गए, वहाँ मीटअप करेंगे। वहाँ मीटअप करेंगे। सारे बालक तो वहाँ बुला दिए और सबको पिटवा दिया, खुद वहाँ आया नहीं, दूसरी जगह जा करके लाइव आकर के वीडियो बनाकर अपना पार बोला। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ दिन पहले अपील की है, मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। पेट्रोल डीजल का आप कम यूज़ करें, अपने प्राइवेट व्हीकल से आप ज़्यादा ट्रैवल ना करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। लेकिन भाषण देने के 2 घंटे बाद गुजरात में रोड शो हो जाता है प्रधानमंत्री जी का। ये वडोदरा की तस्वीरें और बड़ी संख्या में सड़क के दोनों ही ओर लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए मौजूद है। काफ़ी देशों में अगर मैं डीजल पेट्रोल की अगर मैं बात करूँ, इमीडिएटली डबल का रेट हुआ है, चाहे वो यूएसए चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो। जो आपके विपक्षी कैंडिडेट थे वो भी देश के लिए मेडल लेके आए थे, तो आपके अंदर वो सॉफ्ट कॉर्नर था विनेश फोगाट के प्रति? मैं कैप्टन योगेश बैरागी कभी किसी की लाइन में, कभी किसी के काम में, कभी किसी की वर्किंग स्ट्रक्चर में इंटरफेयर नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप लोगों के साथ गोल्डी गोयत। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी ना किसी खास शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाते रहते हैं। और आज की जो हमारी खास शख्सियत है उनसे आप भली बातें परिचित हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, उन्होंने अपने जीवन में सेना की डिसिप्लिन से लेकर युवाओं में एक नई अलग जगाने की कोशिश की है। आज हमारे साथ हैं जुलाना विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में प्रत्याशी रहे भारतीय जनता पार्टी से कैप्टन योगेश बैरागी जी। आज हम उनसे हर उस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, चाहे वो बात युवाओं की हो, रोजगार की हो या फिर शिक्षा चिकित्सा की हो, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। तो सबसे पहले भाई साहब राम राम और बहुत बहुत स्वागत है। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि जो मुझे आपने अपने इस प्रसिद्ध चैनल पे मुझे बुलाया, और आपके जितने भी दर्शक हैं आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। भाई साहब, सबसे पहले बात करें, आप अपना परिचय जो है एक बार विस्तार से बताएं, क्योंकि जो नए दर्शक आपको फिलहाल देख रहे हैं उनमें से काफी लोग आपको पहले से जानते हैं, लेकिन जो नए लोग आपको नहीं जानते हैं वो आपको कैसे पहचाने? मैं एयर इंडिया के अंदर पायलट रहा, लगभग 10 साल मैंने हवाई जहाज उड़ाने का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैंने युवा मोर्चा से मैंने शुरुआत करी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहा, फिर खेल प्रकोष्ठ में प्रदेश संयोजक रहा, अभी पार्टी के अंदर प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा हूँ। और पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी, अभी 2024 विधानसभा के इलेक्शन के अंदर जुलाना विधानसभा के अंदर पार्टी का सिंबल दे करके मुझे इलेक्शन लड़ाया, और अभी सभी लोगों के बीच में हूँ जी। ये एक राजनीतिक का थोड़ा सा एक मेरा परिचय। भाई साहब, बात करें आप सेना में जब आपने अपनी सेवा दी, तो वहाँ पे जो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से कि भाई उसके अंदर जो डिसिप्लिन जो है बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो अनुशासन की अगर बात करें, जब आपने सेना को छोड़कर आप जब राजनीतिक मैदान में उतरे, तो आपको वो चीज़ कितनी और उत्साह और जोश के साथ मैदान में आई आपके साथ निखर कर, कि भाई आपको उन चीज़ों की कहीं ना कहीं कमी महसूस नहीं हुई? जैसे कहते हैं कोई किसी भी प्रोफेशन में हो, हर प्रोफेशन का कुछ ना कुछ एक फंडामेंटल होते हैं, एक बेसिक चीज़ होती है,
और हर प्रोफेशन कुछ ना कुछ सिखाता है। चाहे जैसे मैं एज ए पायलट की अगर मैं बात करूँ, एयर इंडिया के अंदर सर्विस करा, तो वहाँ जो चीज़ें सिखाते हैं, डिसिप्लिन फॉरमोस्ट कंसर्न होता है। चाहे वो हम स्कूल से ही पढ़ते आते हैं, स्कूल में टीचर भी यही बोलता है कि बच्चे डिसिप्लिन में रहो। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि हर आदमी की अपनी अपनी एक व्याख्या है, अपना अपना एक समझने का तरीका है। मेरे लिए डिसिप्लिन तो ये है कि जो चीज़ें आपको एक लेट डाउन, जो चीज़ें आपको दे रखी है, प्रोसीजर जो दे रखा है, वो तो आपने करना ही करना है। इसके अलावा आपने अपने आप को संतुलित बना करके रखना है कि आप किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो। आपको औरों के बारे में भी ध्यान रखना रखना पड़ता है, और मर्यादित आपको रहना पड़ता है। और जो मैंने अपने प्रोफेशन करियर के अंदर जो मैंने सीखा है, एकाग्रता, डिसिप्लिन, डिसीजन मेकिंग, और कहते हैं ना कि कोई चीज़ें आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिले तो उसको लेकर के आपने कैसे रिएक्ट करना है। कोई दूसरा कह देता है इमीडिएटली, ये नहीं कि जिस किसी ने कह दी कोई बात तो ज़रूर नहीं होता कि वो बात 100% सत्य हो। तो आपके खुद की इस पे इवैल्यूएशन होनी चाहिए, खुद ने सोचना समझना चाहिए कि क्या वो बात सही है या गलत है, उसके बाद में अपने डिसीजंस। तो ये सारी चीज़ें प्रोफेशन में सीखी। जब मैं राजनीति में ये चीज़ें मैंने करी हैं, देखा है, तो मेरे को बहुत सुकून मिला है। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है इन सब चीज़ों को लेकर के, क्योंकि कोई भी चीज़ें आती है तो इमीडिएटली मैं इम्पल्सिव नहीं होता कि ऐसा क्यों है। सोचता हूँ, समझता हूँ, सुनता हूँ सभी की, उसके बाद में अपने खुद के डिसीजन पे बिल्डअप करता हूँ। ये नहीं कि एक कान से सुन लिया फिर उसी को लेकर के ही माइंड मेकअप कर लिया, ऐसा नहीं। इसके अलावा सभी के जो भी बोलते हैं सभी का वेल रिगार्ड, डिसिप्लिन में रहना। कोई भी आता है, सबकी सुनता हूँ कि इसकी समस्या क्या है, किस लेवल पे वो चीज़ें एंटरटेन करनी चाहिए, किस लेवल पर वो काम का सॉल्यूशन हो सकता है, चाहे वो नीचे के अधिकारियों के ज़रिए हो सकता है वही काम। अब ऐसा नहीं कि जो काम जस्ट फॉर एन एग्जांपल जेई के लेवल का काम है, उसको डीसी को परेशान नहीं करना चाहिए, या जो डीसी का काम है वो जेई नहीं कर सकता, तो वो असेसमेंट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल बैकग्राउंड से निकल करके आई हैं। तो असेसमेंट हो गया है, काम को लेकर के हैं। लोगों की सुनते, जैसे मैं भी नया हूँ तो कई बार समझ में भी नहीं आता, लेकिन लोग वही है, हर तरीके का उन्होंने पॉलिटिशियंस देखा है, काम भी कराया है। तो जब वो अपनी पूरी बात बताते तो आधी बार तो वही मुझे बता देते कि मेरे को किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, तो वो एक जजमेंट वो भी मुझे बता देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो प्रोफेशन, अभी जैसे कोई भी अगर टीचर है तो डेफिनेटली टीचर के प्रोफेशन में बहुत सारी चीज़ें आती है। ज्ञान के भंडार उनके पास में होते हैं, बहुत सारी जीवनी उनके पास में होती है, मोटिवेशन थॉट उनके पास में होता है। बिल्कुल। तो हर कोई मतलब डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफेशन से निकल करके आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कैसे यूज करें। वैसे बात करें 2024 के अंदर आपने जुलाना से चुनाव लड़ा, क्या ऐसी चुनौतियां आपके सामने थी जिनका आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भाई ये चीजें भी मेरे को फेस करनी पड़ सकती है? क्योंकि हमारे इधर हरियाणा में क्या होता है, जो ग्रामीण देहात के हमारे लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो अगर उनसे छोटी उम्र का कोई काम नहीं करता है या उनकी नहीं सुनता है तो वो सीधा हाथ पकड़ कर बोल देते, भाई यो काम कही थी तेरे यो तो करया को नहीं। तो ऐसा कोई इंसिडेंट भी आपके साथ हुआ? 2024 के इलेक्शन से पहले और 24 के बाद में और टिल नाउ आज तक विद गॉड ग्रेस कभी भी ये समस्या नहीं मिली। और इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, जैसे जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं या मेरे साथी हैं, कोई हाथ पकड़ ले तो आई फील वेरी प्राउड कि हाँ, किसी ने अपना मान करके हाथ पकड़ा है। उनके तो गुस्से में भी प्यार होता है। उनके गुस्से में भी प्यार होता है, आशीर्वाद होता है। मेरे को बहुत अच्छा, बहुत पर्सनल टच लगता है कि हाँ, कि मेरे ऊपर इनका अधिकार है। हाथ पकड़ करके अगर इनके कोई चीज़ें छूट भी जाती है तो अच्छी बात है ना, कि ये अपनापन होता है। अपना तो जहाँ है वहाँ ये लोग करते हैं, अदरवाइज आपको पता है कि दूसरी जगह कहाँ है, तुरंत हाथ झटक देते, एटीट्यूड दिखाते, ईगो दिखाते हैं। लेकिन मैं तो बड़ा खुश हूँ इस चीज़ को लेकर। अगर इन केस कोई हाथ भी पकड़ता है तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। जब भी गाँवों में जाता हूँ तो बड़ा अपने आप को बहुत प्राउड फील करता हूँ, बहुत ही अपने आप को कहते हैं ना कि एक ब्लेस्ड फील करता हूँ कि हाथ पकड़ के घर लेके जाते हैं, सबसे मिलवाते हैं। मातृशक्ति में से उनसे उनको मिलना होता है, वो अपना आशीर्वाद देते हैं, हर छोटी से बड़ी समस्या बताते हैं। तो मतलब एक अपनापन महसूस होता है। तो मैं ऑफेंड नहीं होता हूँ 1% भी अगर कोई हाथ पकड़ लेता है, बिल्कुल। और भविष्य में भी कभी नहीं होगा। ये तो मेरे को तो बड़ा ब्लेस्ड फील होता है इन सब चीज़ों। ऐसा बात करें, जब एक नेता चुनावी मैदान में उतरता है
तो उनके बहुत से कॉमन फैक्टर रहते हैं कि भाई शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और ये सब तमाम चीजें कॉमन रहती है। लेकिन आपके हलके के अंदर ऐसी क्या मतलब एक हटके समस्या थी जो आपने लोगों से सुनी, या क्या ऐसी चीज थी जो आपके मैनिफेस्टो में बाकी नेताओं से जो चुनावी मैदान में थे उनसे अलग थी? अब जैसे जुलाना विधानसभा जब मैंने देखा था, जिस दिन मेरे को ऑफिशियली यहाँ आने का एक मौका मिला, जैसे 10 सितंबर 2024 को टिकट अनाउंस हुई, उसमें नाम आया था। तो उसी टाइम ही अपनी जो टीम थी, टीम को मैंने जुलाना के बारे में मैंने लगा दिया कि जुलाना के अंदर क्या क्या समस्या है। उससे पहले आपने सफीदों में भी जो हाँ, है उससे पहले बहुत से सफीदों के सामाजिक अंदर, कार्य हाँ, किए सब थे। कुछ सफीदों के अंदर था। तो 10 सितंबर 24 को जब मेरे को टिकट अनाउंस हुई थी, अपनी टीम जो मेरे सफीदों में काम हुई सभी को मैंने वहाँ मूव ऑन करा दिया। जो भी ग्राउंड का जो काम है, काम के लिए मैंने उनको बोला कि आप मेरे को समस्या आप बताओ, क्योंकि पहले तो मैं सफीदों को बैकवर्ड समझता था। मतलब ये फीडबैक मैं आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। लेकिन जब जुलाना के अंदर मैं वहाँ गया, वहाँ की सिचुएशन मैंने देखी थी, सफीदों स्टिल आगे बहुत डेवलप हो चुका है जुलाना के कंपेरेटिवली। तो मेरे को लगा कि यहाँ अ, बहुत काम करने का स्कोप है। तो जो ये आपके इस पूरे मूवमेंट में जो एकदम सडन ट्विस्ट आया था, अभी तक आप अपनी कर्मभूमि सफीदों में कार्य कर रहे थे, लेकिन एकदम से जुलाना आपकी कर्मभूमि हो गई, जी। तो वो आपको कहीं न कहीं चैलेंजिंग नहीं लगा कि भई एकदम से मतलब नए लोगों से मिलना होगा? क्योंकि जब तक आप एक पर्टिकुलर कर्म भूमि में काम करते हैं, तो आपको मतलब कहीं न कहीं भेद आ जाता है कि भई ये इस टाइप के बंदे हैं, यहाँ पे इस टाइप का लोग है, इनका ऐसा व्यवहार है। तो आपको मन में ये था कि भई वहाँ जाऊँगा, नए लोगों से मिलूँगा तो उनका व्यवहार कैसा होगा या उनका बिहेवियर किस टाइप का रहेगा? देखो, एक चीज़ मेरे को इस चीज़ में याद आ रही है हुँ, कि दिमाग में तो था ये चीज़ कि एक साथ सडन शिफ्ट जो हुआ कि जुलाना में, हालांकि मेरे को लोकसभा में काम करने का मौका मिला था, कुछ दिन मैंने काम किया था, 5-6 गाँवों में गया तो, लेकिन कभी ऐसा कोई थॉट परसेप्शन नहीं था जुलाना को लेकर के कि वहाँ जाना पड़ेगा। जो राजनीतिक दृष्टि से लगा थोड़ा सा टफ था, लेकिन जैसे आपने बात करी है, एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे ट्रांजिशंस होते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर जब फ्लाई करते हैं, कि कभी छोटे 4 सीटर है, 4 सीटर से 8 सीटर्स, फिर उसके बाद में फिर 100 की सीट्स, फिर थोड़ा सा और बड़ा होकर, लेकिन हर चीज़ में एक चीज़ कॉमन निकल के आई है कि जो जहाज कैसे उड़ता है, जी। एयरक्राफ्ट कैसे फ्लाई करता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सबका फंडामेंटल सेम है। सिर्फ उसका सिस्टम्स और ओरिजिन बड़े होते चले जाते हैं। तो वही चीज़ें जो शिफ्ट हुआ मेरे दिमाग के अंदर, वो चीज़ें शिफ्ट हुआ, लोग तो वही हैं। तो कहीं न कहीं आपको जो वो टेक्निकल चीज़ें थी, वो आपने अपने उसमें इम्प्लीमेंट करके इम्प्लीमेंट बिल्कुल डेफिनेटली, तो लोग तो वही हैं, थॉट भी वही है, वैचारिक दृष्टि भी वही है, सिर्फ जाकर के पहचान करनी है। बॉडी अलग होगी, स्ट्रक्चर वही है। स्ट्रक्चर वही है, जाकर के अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। अब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि अब जो नई जगह जाकर के उसको मैं एज ए कर्स लूँ या एज ए ब्लेसिंग लूँ। आप अपना सॉफ्ट कॉर्नर रखो तो वो आपका आपका तरीका रिप्रेजेंट करने का। तरीका रिप्रेजेंट करता है। तो बिल्कुल। मैंने हमेशा ब्लेसिंग लेकर के मैंने काम किया। जब जुलाना के अंदर मैं गया था, तो सबसे पहले जैसे सी में मैं पहुंचा, गाड़ी से मैं उतरा, उधर के जुलाना जो भूमि है उसको मैंने नतमस्तक हुआ, माथे पर मैंने टीका लगाया और प्रार्थना करी कि मेरे को जुलाना ने शरण दी है, तो एक मैं ऋणी हूँ और इसका ऋण पूरा उतारूंगा, और इसके लिए सेवा भाव से मैं एक मन के अंदर ऊपर वाले से मैंने प्रार्थना करी थी कि सेवा भाव से मैं हूँ और सेवा करना चाहता हूँ अगले 5 साल जमा रच के। जुलाना की जनता ने बहुत प्यार दिया, इतना अच्छा खासा मैंडेट दिया और इतना मान सम्मान आदर आज भी दे रहे हैं। और जो फंडामेंटल जो आप शिफ्ट की जो बात कर रहे हैं, जैसे सफ़ीदों में काम किया, सफ़ीदों के लोगों ने रज के मेरी मदद करी, क्योंकि लोग तो वही है ना, पब्लिसिटी है, आपके इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, तो सफ़ीदों के लोग सारे जुलाना में आ गए। उन्होंने मेरे लिए वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करा, उन्होंने लोगों को विश्वास जताया कि हमारा छोरा है, अच्छे से तुम्हारे लिए हम भेज रहे हैं, रच के काम करेगा। अब जैसे जब कॉमन लोग आते हैं वो बात करते हैं तो कहते हैं भाई भाई तुमने छोरा बढ़िया भेज दिया, और जब लगा रहता है हमारे बीच में है, तो जो उनकी बात थी, उनकी जो कमिटमेंट है वो भी अलाइव लेकर के चला हुआ हूँ, और जुलाना को जो प्रॉमिस किया है हर एक जनमानस थे उस पर भी मैं लगा हुआ। तो अभी आप ज़्यादा एक्टिव कहाँ रहते हैं, जुलाना में या सफीदों में, या दोनों को साथ लेके चल रहे नहीं, हो? ऑफिशियली जुलाना के अंदर मैं लगा हुआ हूँ। अभी फिलहाल में तो आप अपना घर है, अपना परिवार है, सभी के बीच में वहाँ रहता हूँ, सुबह और रात में तो मैं उड़ा ही रुकता हूँ, बाकी का दिन में अपना जुलाना में लगा हुआ हूँ। अच्छा भाई साहब, बात करें जैसे जो आपके
विपक्षी कैंडिडेट थे, वो भी देश के लिए मेडल लेके आए थे। विनेश फोगाट जो फिलहाल वर्तमान में वहां से विधायक है, आपने भी देश सेवा की। आपको ये नहीं था माइंड में कि भाई जैसे होता है ना भाई, घर में दो भाई आमने सामने हो जाते हैं तो वो एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रहता है, तो आपके अंदर वो सॉफ्ट कॉर्नर था विनेश फोगाट के प्रति कि भाई हमारी बहन है, देश के लिए मेडल लेके आई है? या फिर राजनीति में सब चीजें अपोजिट हो जाती हैं? राजनीति को जैसे मैदान में उतर गया बंदा तो खेल को खेल की भावना से खेला जाता, उसमें ना ये देखा जाता भाई रिश्ते क्या है या भावना क्या है सामने वाले के प्रति, वो एक सिर्फ प्लेयर का गेम रह जाता है कि भाई अब मेरे को इसको हराना और मेरे को जीतना है। तो आपके मन में भी वही चीज थी? देखो, जिस दिन अनाउंसमेंट हुई ऑब्वियसली उससे पहले तो विनेश फोगाट की यहाँ अनाउंसमेंट हो चुकी थी कांग्रेस की टिकट को लेकर के। सारे समीकरण दूसरी तरफ थे, सेंटिमेंट्स सब कुछ फेवरिज्म फेवर में ही था। जब मेरी टिकट अनाउंस हुई तो चीज़ें समझ में आई कि अच्छा वहाँ का एक ऑब्वियसली कि उस टाइम जो माहौल था, हवा थी, सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि सबकी सारी चीज़ें उसके फेवर में थी। जिस दिन कुछ भाई थे जो सफ़ीदो भी आए थे और मैं एक फैक्ट की बात करूँ और जो चैनल्स वहाँ थे, चाहे ANI हो चाहे लोकल मीडिया हो, सभी के सामने मैंने एक बात रखी कि उसने देश के लिए खेला, देश को प्राउड फील कराया, काफ़ी सारी मूवमेंट्स निकल के आई है। एज ए स्पोर्ट्स डेफिनेटली थ्रू आउट माई लाइफ रेस्पेक्ट रहेगी। वही बात है कि पॉलिटिक्स प्लेटफॉर्म को लेकर के एज ए कम्पिटिटर है, मेरे को भी आगे आना है, मेरे को भी अपने पार्टी का सिंबल जिताना है, उसको मजबूत करना है। उसके लिए सारी चीज़ें दिल में भी रहेगी और दिमाग में भी रहेगी। लेकिन मेरे इलेक्शन की पूरी कैंपेनिंग आपके सामने है। कभी भी किसी भी सेकंड मीन पर या फिर उसको डाउन करने के लिए मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं करी, किसी भी गांव में मैंने एक शब्द नहीं बोला और हमेशा एक रिगार्डफुल मैसेज कन्वे किया है कि एज ए यंगर सिस्टर मैंने उसको एड्रेस किया है। इनफैक्ट कविता दलाल भी कंटेस्ट कर रही थी, उनको आम आदमी पार्टी से एल्डर सिस्टर के नाते उनको हमारा मिलना भी हुआ है इलेक्शन कैंपेनिंग के जरिए। कभी भी इस तरीके की कोई माइंड में रहा ही नहीं। बहुत अच्छे से इलेक्शन हम सभी ने इलेक्शन कंटेस्ट किया और लोगों ने प्यार किया और रिजल्ट आपके सामने ही है। देखो, जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म के अंदर सेवा भाव से है और जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझता है इस चीज़ को लेकर के, डेफिनेटली वो ग्राउंड में टिकेगा ही टिकेगा। जो शॉर्ट टर्म समझ के और पॉलिटिक्स को एक अपनी जेब में लेकर के सोचेगा तो वो उसका लॉन्ग टर्म नहीं मेंटेन कर पाएगा अपनी पोजीशन। तो मैं तो इसको बड़ा ही एक प्लेटफॉर्म वो लेकर के चल रहा हूँ पॉलिटिक्स, जिस बेस पर हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, सभी ग्रुप की सेवा कर सकते हैं, चाहे उसमें महिला हो, चाहे उसमें जेंट्स हो, बच्चे हो या फिर कोई भी समस्या हो, जिसमें हम अपना बेस्ट दे करके उनकी सेवा कर सके, ना कि उनको अपने पीछे पीछे घुमाए। भाई साहब, बात करें जो 2024 का चुनाव था, उसमें बीजेपी पार्टी के खिलाफ जो है लोगों में एक भारी आक्रोश था, तो आपने भी ये चीजें फेस की आपके कैंपेनिंग के दौरान, जहां आपका विरोध हुआ हो या लोगों ने कहा हो कि भाई अब क्यों वोट मांगने आए, इस टाइप का कोई सिनेरियो आपको याद है? देखो, ये सिर्फ कांग्रेस वालों ने जानबूझ करके मीडिया के ऊपर माहौल ऐसा बना रखा था, लेकिन नायब सिंह सैनी जी के जो कार्यशैली, उस टाइम उनको लगभग 3 महीने के आसपास में काम करने का उनको मौका मिला, क्योंकि उसके बाद में बैक टू बैक इलेक्शंस भी हो रहे थे, आचार संहिता, लेकिन लमसम 3 महीने के आसपास उनको काम करने का मौका मिला। तो लोगों ने उनकी कार्यशैली को बहुत अप्रिशिएट किया। लोग चाहते भी थे कि मुख्यमंत्री दोबारा से नायब सिंह सैनी जी बने और उनके जो इमेज थी वो लोगों के अंदर घर कर गई थी। अब जो कांग्रेसी माइंडसेट के थे उन्होंने हवा बना रखा था इस चीज़ का, कांग्रेस आवेगी, लेकिन हम सबको अंदर से पता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बढ़ने वाली और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ वो लेने वाले हैं। और बहुत मेंटली हम तो बहुत क्लियर थे, क्योंकि धरातल पे काम करने वाले हम लोग हैं, ना कि हवाई या फिर इनकी तरह अलग से टेंट्रम में जा कर के, माहौल में जा कर के बेबुनियादी सिचुएशन क्रिएट करके उसमें अपने आप को ज़्यादा मैंडेट दिखा करके। अब रिजल्ट जब आया था 8 तारीख को निकल करके, उनके घोड़े रथ सब ध्वस्त हो गए थे और मुख्यमंत्री जी हमारे दूसरी बार मुख्यमंत्री बढ़ गए। और पूरे इलेक्शन में, जैसे मेरे लिए तो जुलाना बिल्कुल नया था, एक भी जगह 72 गांव हैं
और इसके अंदर एक नगर पालिका है। सुबह 8-9 बजे से प्रोग्राम चालू होते थे, होते होते रात को 2-2:30 बज जाते थे। कहीं भी किसी भी जगह एक सिंगल आदमी ने विरोध नहीं किया। तो ऐसी जुलाना की कहने की भूमि है, इतनी पवित्र है, कहीं भी किसी भी लोग ने कोई विरोध नहीं किया। भाई साहब, आप एक युवा हो, आपने नौकरी भी की है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज का जो युवा है वो अपने रोजगार के लिए चिंतित है। पेपर लीक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हाल ही की बात करें तो नीट का जो एग्जाम था वो भी कैंसिल हो गया। उससे पहले अपने हरियाणा में एचपीएससी का मुद्दा काफी जोरों शोरों से चल रहा था। तो आप क्या मानते हैं, क्या ऐसी सरकार की कमियां हैं, या फिर क्या ऐसी सिचुएशन बनी हुई है समाज के अंदर कि लोग जो हैं सरकार की विचारधारा को नहीं समझ रहे हैं? आप क्या मानते हैं, लोग सही विरोध कर रहे हैं या गलत विरोध कर रहे हैं, या लोगों को सच्चाई नहीं पता है? देखो, मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जो 2014 से पहले का जो अक्रॉस हरियाणा के अंदर जो सिस्टम था नौकरियों को लेकर के, वो एक अलग ही माहौल था। हम सब सारे जानते हैं, ठीक है, चाहे वो सेंटर का हो चाहे वो स्टेट का हो। जब स्टेट की अगर हम बात करते हैं, स्टेट पॉलिटिक्स की बात करें, तो चाहे मैं ही क्यों ना सही, तो एक दिमाग के अंदर पढ़ाई करते टाइम पेरेंट्स के ऊपर भी एक हमेशा से मेंटल प्रेशर ये रहता था कि तो छोटा जो है कि 10वीं में आ लिया है, 12वीं में आ लिया है, भाई 5-10 लाख रुपए का जुगाड़ ढूंढ लो। नौकरियों के रेट को, ट्रेंड को फॉलो करते रहते हैं कि अब किस नौकरी का कौन सा है, बच्चे ने कहाँ सेट करना है। फिर नेताओं के, जिस नेता की चलती थी उसको पकड़ते थे कि भाई इसका कोई कनेक्शन हमें मिल जाए, क्योंकि मजबूत लोग ढूंढ रहा करते थे, क्योंकि उनके कहने की एक वैकेंसी कोई पोस्ट होती थी, उसके ऊपर मल्टीपल लोग आते थे, उनके रेट भी बढ़ते चले जाते थे। तो चीज सबसे बाजार में बिकने के लिए है कि खरीदार 100 हैं? हाँ, खरीदार 100, तो 100 के हिसाब से रेट बना करते थे। तो वो सिस्टम जब 2014 में सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की बनी, तो मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहे आदरणीय मनोहरलाल खट्टर जी ने, तो ये पर्ची खर्ची का जो सिस्टम था ये खत्म कर दिया। लोग तो ये बातें कह रहे हैं कि भाई पर्ची खर्ची का नारा तो दे दिया, हाँ। बिना पर्ची और बिना खर्ची की नौकरी, हाँ। लेकिन उससे पहले की जो सरकारें थी उनमें थोड़ा ये था कि भाई खुलेआम ये चीजें चलती थी। बीजेपी में जो है पर्दे के पीछे ये चीजें चलती हैं। ठीक है, तुम एक कोई भी केस लेकर के आ जाए इस तरीके, सिर्फ चीजें फैक्ट्स पे बात करें, मतलब अगर मैं सीधी से मैं बात करूँ, ये चीज़ें वर्बली है, एक नेगेटिव मार्केटिंग वाली चीज़ें हैं। जब उनसे पूछते हैं वो कहीं नहीं निकल के आते हैं, निकल के अभी जैसे मैं तो चलो इस जो करंट सिचुएशन है जींद को लेकर के भी मैं वो बताता भी हूँ आपको, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें यूथ के साथ में मैं भी इंटरेक्ट करता हूँ, वो चीज़ें बताते, उस पर वर्किंग करता हूँ, उन्हीं के सामने वो चीज़ें निकल के आ जाती है। फिर कहते भाई साहब हमने पता ही नहीं था इस बात को लेकर के। खैर, जो बात आपने रखी है, जब पर्ची खर्ची का सिस्टम आया, जब वो मॉडल लोगों के बीच में वो पहुंचा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वही था ना, वो काफ़ी लंबे अरसे से वही चला हुआ रहा है कि पर्ची देनी और पैसे का जुगाड़ करना। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमारे बच्चे भी बिना पैसे और बिना किसी के रेफरेंस के लग सकते। जब वो लगना चालू हुआ फर्स्ट टर्म के अंदर, लोगों के अंदर वो थोड़ा सा विश्वास जगा। विश्वास ऐसे जगा कि वो जो मेंटेलिटी थी ना, उससे बाहर ही नहीं निकल के आ रहे, नहीं कहीं ना कहीं जुगाड़ बिड़ा होगा। जब वो धीरे धीरे वाइप आउट हो चुका कम्प्लीटली कि हाँ भाई बिना पैसे की भी नौकरी लग रही है, तो ये लोगों ने अप्रिशिएट, चाहे वो पुलिस की नौकरी हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में नौकरी हो, लोगों को समझ में आने लग गया। आज का युवा हरियाणा का स्पेशली आप देखो, हर गांव के अंदर लाइब्रेरी है, हर शहर के अंदर मल्टीपल लाइब्रेरी है, वहां बैठ करके अपनी एग्जामिनेशंस की तैयारी करता है। आज वो इधर उधर कहीं नहीं जाता, किसी भी नेता के पास में नहीं जाता। और इनफैक्ट अगर मैं आज करंट सिनेरियो की मैं बात करूं, जब माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार जब उन्होंने शपथ ली थी, शपथ लेते ही 25,000 बच्चों को उन्होंने रोजगार देने का काम किया। उससे पहले जो उन्होंने कांग्रेसियों ने जो स्टे जो लिया था नौकरियों को लेकर के, उसको लेकर के जो अभिभावक और जो बच्चे थे उनके अंदर एक यह डर था कि अगर ये सरकार कांग्रेस की आती है तो जो हमने एग्जाम जो पास करा है इसको स्क्रैप कर देंगे, फिर से वही सिस्टम चालू करेंगे। और इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा कि इलेक्शन के टाइम में ही कांग्रेस के जो नेता थे, जो हवा हवाई की जो माहौल था, उसी में उन्होंने स्टेटमेंट रिलीज करा कि भाई लगभग 2-3 लाख नौकरी आने वाली, हमारे हिस्से में जो भी नौकरी आएंगी हर 50 वोट पे एक नौकरी देने का उन्होंने प्रॉमिस करना स्टार्ट कर दिया। अब आप ये देखो, उसी समय इस तरीके की मेंटेलिटी जो इलेक्शन के टाइम में लेकर के चल रहा था, और जहां बच्चे जिसने मेहनत करी उसकी नौकरी ऑलरेडी तैयार थी, तो सब लोग ये चाहते थे कि अब सरकार बीजेपी की आने वाली और हम बीजेपी की सरकार लेकर के आएंगे, ताकि निष्पक्षता और बिन पर्ची बिन खर्ची का जो सिस्टम उस पर हमें नौकरी मिले। यूथ को लेकर के वो निरंतर चलती हुई आ रही है। और जैसे ही दूसरी बार मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली तो 25,000 अपने जो भाई हैं उनको रोजगार देने का उन्होंने काम किया, जो उन्होंने पहले प्रॉमिस किया। इसके अलावा
जो आज जो सिचुएशन जो चली, जो एसपीएससी की बात करी है, ये तो सभी स्टेट के लिए ओपन है। हमारे हरियाणा के बच्चे यूपी में भी जाते हैं। आप एक बात बताइए, हरियाणा के अंदर जब रोजगार के लिए सीटें हैं तो उसमें हरियाणा के बच्चों को क्यों नहीं लगाया जाता? आप एक चीज देखिए, टोल है या और कोई प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है, उसमें सभी बाहर की मैन पावर है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है, आप जाकर के देख लो, हमारा तो डेली का सफ़र होता है और डेली सारे टोल्स पे हम जाते हैं, सारी जगह हरियाणा के बंदे मिलते हैं। कहाँ नहीं मिलते? एक टोल हरियाणा के अंदर बताओ जो हरियाणा का वाला ना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो ये तो प्राइवेट एंटिटी है, अब प्राइवेट एंटिटी किसको हायर करे किसको नहीं हायर करे वो उसका पर्सनल राइट है। पर्सनल राइट है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जब कंपनी कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है गवर्नमेंट के साथ, तो अपनी गवर्नमेंट, जो युवा आज अपनी गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि भाई हमें रोजगार दो, तो क्या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, एग्रीमेंट नहीं ले सकती कि भाई आप जब एस्टेब्लिश हो जाओगे हमारे हरियाणा के अंदर तो आप हमारे जो बच्चे हैं हरियाणा के, उनमें से इतने % आप हमारे हरियाणा के लगाओ, बाकी आप बाहर के लगाओ या कहीं के लगाओ। इसमें देखो, ये एक अपर लेवल का जो आप बात कर रहे हो कि पॉलिसी वाले कंसर्न है, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकलिटी की मैं बात करूं, मैं 2024 में वापस जाता हूं। सफीदों के अंदर मैंने रोजगार मेला लगाया, लगभग 1100 बच्चों ने आवेदन रजिस्ट्रेशन किए। कराया। उसमें से अराउंड 700 के आसपास बच्चों ने नौकरी ज्वाइन करी, उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला। प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट? प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है। गवर्नमेंट का तो हो ही नहीं सकता ना, प्राइवेट सेक्टर में। और अराउंड 22 से 23 कंपनियां आई, एमएनसीज उसके अंदर थी। उसमें से जो लगभग 700 बच्चे जो सिलेक्ट हुए, आप भी सरप्राइज होंगे कि कितने लोगों ने नौकरी ज्वाइन करी। तो आप ही रैंडम नंबर बता दो कितने हुए होंगे 700 में से? 700 में से अराउंड 400-500। 400-500। आप सरप्राइज होंगे, सिर्फ और सिर्फ 55 लोगों ने नौकरी ज्वाइन करी। रीजन बीइंग ये रहा है कि मेरे को तो जींद में ही चाहिए, मेरे को सोनीपत में नहीं जाना, मेरे को गुड़गांव में नहीं जाना है, मेरे को नोएडा में नहीं जाना है, मैं तो जी यहीं आसपास की देख रहा था। तो बहुत सारी, हर एक बच्चे की अलग अलग एक स्कोप होता है, मेंटेलिटी होती है। हर एक आदमी की अपनी अलग अलग एक डिज़ायर लिस्ट है कि मेरे को ये मिनिमम पैकेज चाहिए, इस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए। सारी चीज़ें उसके डिज़ायर के हिसाब से नहीं होती है। दूसरी चीज़ें जो कंपनियों के अंदर जो कि जाते हैं, सारी जगह लोकल मिलते हैं। खरखौदा में मैंने काफ़ी लोग देखे हैं लोकल ही काम कर रहे हैं काफ़ी जगह, कुछ कैरी फॉरवर्डेड होते हैं। जींद के अंदर कोई जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर्स कोई लगाता है तो वहाँ भी लोकल बच्चे जो होनहार हैं, जिनको काम करना है, तो डेफिनेटली उनके लिए प्लेटफॉर्म ओपन है। आप जुलाना मैं विधानसभा, एक चीज़ और बात काट रहा हूँ इसी के अंदर, आप CRSU यूनिवर्सिटी के अंदर आप देख लो कि जींद के कितने वहाँ पर लोकल लोग काम कर रहे हैं, सारी जगह। वो तो एक लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं तो ना। साहब मैं आप एक यही मैं बात करना चाहता हूँ ना, एक जो मिथ है, मिथ के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हरियाणा के अंदर कोई कंपनी है, कोई भी चीज़ें हैं कि लोकल उस पर्टिकुलर रीजन के लोग काम नहीं कर रहे, सारी जगह है, लेकिन अननेसेसरली वो माहौल गर्म करते हैं। जो बच्चे लायक हैं तो डेफिनेटली वो उनकी स्क्रीनिंग होती ही होती है। भाई साहब, बात करें, आप 2024 में जुलाना में उतरे तो उस समय तो बहुत से लोगों ने आपसे मुलाकात की, अपनी समस्याएं बताई। अगर मैं हाल की बात करूं तो 2 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आई। सिंधवी खेड़ा गांव है, आपकी विधानसभा का ही गांव है। वहां पे पानी की समस्या काफी लंबे समय से चलती आ रही है, अप्रैल से या उससे पहले से ही है, वो 3-4 महीने से समस्या है। उन्होंने DC को भी ज्ञापन दिया और विधायक को भी ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अभी मैं आपको वही बता देता हूँ जी। जो मैं बात कर रहा था, मैंने अपनी टीम उतारी थी पर्सनल, जो गांवों की समस्या है उस चीज़ को लेकर के। जहाँ जहाँ मेरे को सबसे पहले जुलाना के अंदर पीने के पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, उनका पीने का पानी की समस्या है। उसी पे आ रहा हूँ। और जब मैंने TDS चेक कराया था स्टार्टिंग की, अब तो मेरे को मतलब नस नस में वो चीज़ें हैं। TDS की जब मैंने अमाउंट चेक करी, जनरली कहीं भी होता है तो बिलो 1000, ठीक है, मतलब बिलो 1000 के अंदर, वो भी स्टिल हार्मफुल है बॉडी को लेकर के। बिल्कुल। लेकिन काफ़ी गाँवों में तो 3-3 हज़ार है। मैं कि आप जी कैसे रहे हो? बस ठीक है, बाहर से पानी लेकर के आ रहे हैं। मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी जी का, एक चिट भेजी, इमीडिएटली हेफ्टी अमाउंट थे, लगभग 60 करोड़ की ग्रांट जुलाना नगर पालिका की थी पीने के पानी को लेकर के। आज जुलाना नगर पालिका के अंदर दोबारा से नई पाइपलाइन को लेकर के काम चालू है। आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी का। जुलाना के लगभग 8 से 9 गांव हैं अभी हाल फिलहाल में,
जिनको लेकर के उन्होंने अप्रूवल दिया, फंड भी आ गए हैं और वाटर वर्क्स जो डिक्की जो होती है उनमें काम चालू हो चुके हैं, जिसका फंड लगभग 2829 करोड़ रुपए सेपरेटली काम किए। अभी 12 से 13 गांव ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी अभी एडमिन अप्रूवल के लिए गए हुए हैं, उसका बजट लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए है। टेंटेटिवली जल्दी ही वो भी अप्रूव हो जाने हैं। हर एक गांव की लिस्ट मेरे फ़ोन के अंदर है कि कौन सा गांव कहाँ लीड कर रहा है, कहाँ काम स्टार्ट होने वाला है, कौन सा अंडर अप्रूवल है। मेरा टारगेट है कि 2029 से पहले पहले जुलाना के जितने भी गांव हैं, हर गांव के अंदर जो हमारी माता बहनें हैं जो दूर दूर से पानी लेकर के आती हैं, या फिर पानी का अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ख़त्म करके पानी की समस्या जमा जड़ से ख़त्म करना, ताकि उनको स्वच्छ पानी उनके घर मिले। पहले भी इसके अंदर लो लेवल की पॉलिटिक्स रही है, उसको लेकर के मैंने कोई भी किसी भी तरीके से कोई स्कोप नहीं छोड़ रखा है कि पानी अगर हर गली में जाना है तो मतलब जाएगा, कनेक्शन होना है तो होके रहेगा। तो इसके अंदर जितने भी लोकल लेवल पर जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दे। और साफ सख्त अपनी तरफ से मैंने निवेदन भी करा है कि इसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं होना, कि हर घर पे पानी जाना तो मतलब जाना है। और डिपार्टमेंट भी उसी थॉट प्रोसेस पे काम कर रहे हैं और इसी चीज़ को लेकर के अमृत की जो स्कीम है दोबारा से वो भी लॉन्च हो चुकी है। भाई साहब, बात करें आज के दिन एक मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है जोरों शोरों से सोशल मीडिया पर, और काफ़ी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी मैंने जाना, तो लोगों ने कहा कि हमारे देश का जो युवा है वो इमोशनली ज़्यादा सोचता है, इंटेलिजेंटली बहुत कम सोचता है, ना के बराबर सोचते हैं इंटेलिजेंटली। कॉकरोच जनता पार्टी का आपने जिक्र सुना होगा, सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों से वायरल चल रहा है। तो आप उन युवाओं से क्या कहना चाहेंगे जो इमोशनली अटैच हो गए हैं और जो बयान इतने बड़े पद पर बैठे हुए गणमान्य व्यक्ति का आता है देश के युवाओं के प्रति, तो क्या कमियां मानते हैं? सरकार की कमियां है, या सरकार की विचारधारा की कमी है, या लोग उस नीति को नहीं समझ रहे हैं? क्या कमी मानते हैं आप? देखो, सबसे पहले मेरे जितने भी युवा भाई हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, इनफैक्ट मैं भी अभी उसी एज कैटेगरी के अंदर हूँ, मैं उनसे बस एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगा कि अभी मतलब सेंटिमेंटल होने की जगह फैक्ट को ज़रूर पहचानें सबसे पहले। और जो सिचुएशन जिस भी प्रोफेशन में वो है, चाहे वो किसी भी एन नंबर ऑफ प्रोफेशन का, मतलब उन्होंने तैयारी कर रखी है, कोर्सेज कर रखे हैं या फिर डिग्री ले रखी है, उसके अंदर अपना बेस्ट ऑफ लेवल को लेकर के तैयारी करें। अपॉर्चुनिटीज़ है, आती है जाती है। अब ये तो है नहीं कि हमें प्लेटर पे कोई चीज़ें मिलेंगी, हमें कई बार वेट करना पड़ता है। जैसे मैं खुद अगर मैं बात करूँ, मैंने 2009 के अंदर लाइसेंस वगैरह अवेल करे, मेरे को नौकरी भी नहीं मिल पाई। अब 6 साल में अनएम्प्लॉयड ही रहा 2009 से लेकर के, और 2014 में मेरे को एयर इंडिया के अंदर जब तक नौकरी नहीं मिली 6 साल में भी अनएम्प्लॉयड रहा। लेकिन ट्रेल फॉलो करे, हर साल एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर करा हूँ, जो भी नेसेसरी ट्रेनिंग्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन मैंने तो कभी नहीं कहा, सिर्फ वेट ही तो करा है। हाँ, जब अपॉर्चुनिटी आई है उसको ग्रैब करा है। तो हमें हमेशा राइट टाइम के लिए भी इंतज़ार करना पड़ता है। ये नहीं कि आज ही मैंने डिग्री ले ली तो कल ही मेरे को नौकरी ऑन प्लेटर चाहिए और हम सिस्टम को जो है कर्ज करें या उसके अगेंस्ट जाएं। और रही बात है कि जो आप सोशल मीडिया वाली जो ये पार्टी है, इसको लेकर के जो लोगों की जो विचारधारा है, जो इसका फाउंडर है, नाम तो मुझे नहीं पता, अभिजीत। हाँ अभिजीत, वो खुद यूएसए में बैठा हुआ है। तो मैं वही चीज मैं तो आपसे उसी पे जानना आ चाह रहा रहा हूँ। हूँ, जो जैसे बंदा- जो इसको लीड कर रहा है वो तो बाहर बैठा है, वेल सेटल्ड है, सिक्योर लाइफ है उसके पास। देश आप के ये देखो, हमारे उस युवा को बंदे छोड़ की- दिया रोड पर पुलिस से पिटवाने के उसी लिए। बात पे आ रहा हूँ मैं। उस बंदे की विचारधारा आप देखोगे, हम्म, वो बंदा जो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, टेररिस्ट मेंटेलिटी है, जिन्होंने जैसे सर्जिल इमाम जैसे जो बंदे हैं, जिन्होंने चिकन नेक को काटने की बात करते हैं, वो ऐसे देशद्रोही के ऊपर अगर जब मुकदमा चलता है तो वो उन लोगों को सपोर्ट करता है। आप इनकी मेंटेलिटी आप चेक करो कि किस बंदे की मेंटेलिटी कहाँ है। वो इस पार्टी को लीड कर रहा है अपना यूएसए में बैठ करके। आम आदमी का वो कार्यकर्ता रहा है, पार्टी का कुछ नेता भी रहा है, करेक्ट, वो भी सभी के सामने है। पीछे से बैठ करके या कहते ना कि घर के अंदर आकर के काम करो ना, फिर तो माने भी हाँ इन्हें जैसे अन्ना हजारे ने किया था, खुद धरना दिया था। देखो, मैं तो अन्ना हजारे को, मेरे लिए तो मैं तो बहुत छोटा हूं उनके बारे में कुछ भी बोलना। मैं तो इसकी बंदे के बारे में बात करता हूं। अगर आपने
पार्टी को लीड करना तो हिंदुस्तान में आकर के करो ना, आप छुप के क्यों काम कर रहे हो? खुद ग्राउंड पे उतरो। खुद ग्राउंड, एक बंदा है जर्मनी में बैठा है, एक बंदा ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ, तीनों भगोड़े हैं, तीनों के तीनों बाहर बैठ करके काम करें। हिंदुस्तान में आकर के लोगों को गाइड करो ना, आप वो चीजें गाइड करो ना। सोशल मीडिया पे आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारे फॉलोअर्स हैं, सारी चीजें हैं, आप कमेंट करते हो, तो मैं तो आई वुड रादर रिकमेंड कि इस तरीके की कहते हैं ना कि भ्रांति फैलाने की वजह आप उनको गाइड करो ना, मोटिवेट करो उन बच्चों को कि भाई ये सर्टेन चीजें आप इस तरीके से तैयारी करो। आप ये देखो, जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या एचएस की तैयारी कर रहा है या फिर सर्टेन लेवल की नौकरी का जो लाइब्रेरी में जाकर के जो बच्चा बैठा हुआ है, उनका सिर्फ एक ही फोकस है, हमें टारगेट को मीट करना है, चाहे हमने कितनी भी अटेम्प्ट देनी पड़े, सारी चीजें हैं। जो कुछ लोग हैं जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जो झंडा एजेंडा दोनों उठा करके चलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इमोशंस के साथ में बह जाते हैं। जो आपने बात कही, तो मैं उन सभी से कहूँगा आप थोड़ा सा होल्ड करो, एक साथ इमोशनली डिसीजंस ना लेकर के आप ग्राउंड रियलिटी के साथ में आप काम करें। ये सारी चीज़ें कहीं कोई मायने नहीं रखती हैं, और जो चीज़ आपको लगता है गलत है, सिस्टम के साथ में रह करके उसको सही ज़रूर करें। लेकिन इस तरीके की प्रतिशोध भावना में, एक छोटा सा एक इंसिडेंट करूँगा बिना नाम लिए हुए, एक कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था, गुड़गांव की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसने किसी प्रशासनिक अधिकारी के बारे में कमेंटबाजी करता था लाइव आकर के, सीपी के साथ पंगा लिया था। तो उसने क्या करा कि एक कोई लोकेशन भेज दी थी जहाँ गुड़गांव के यूथ जो बालक थे सारे एक जगह इकट्ठे हो गए, वहाँ मीटअप करेंगे। वहाँ मीटअप करेंगे, सारे बालक तो वहाँ बुला दिए और सबको पिटवा दिया, खुद वहाँ आया नहीं, दूसरी जगह जा करके लाइव आकर के वीडियो बनाकर अपना पार बोला। अब आप किस फेवर में आप जाओगे? तो फिर वही तो बात आ गई ना, आप उन युवाओं को कैसे मोटिवेट करोगे कि भाई वो इमोशनली अटैच ना हो किसी के साथ। मैं वही तो बात कह रहा हूँ ना भाई, देखो हर एक आदमी के अंदर अपने अपने खुद के अंदर एक सेंस होता है कि इवेल्युएशन का एक तरीका होता है कि परखने क्या की एक समझ होती है। परखने की एक समझ होती है, क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी अक्रॉस वर्ल्ड ट्रेवल करते हैं, सारे देश के जितने भी सुप्रीमो हैं सब उनको रेस्पेक्ट करते हैं। हमारे कुछ ये छोटे भैया हैं जिनको हमेशा मखौलिया अंदाज में रहते हैं, उनको बाहर भी आपके मखौल में विपक्षी दल तो ये करते हैं। कहता है ना, जो आपका विपक्षी दल है, कि वही डर के कारण जो है ना, इसलिए उनसे मुलाकात करते रहते हैं समय समय पर। उनका काम है कहने का, मीडिया में आने का, यह चीजें चलती रहती है। ये बकवास नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? चर्चा सीधी सी चाहिए। बात है। उनको मीडिया में बने रहने तो कौन कौन जानेगा भैया भी एग्जिस्ट करते अच्छा, हो। प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ दिन पहले अपील की है कि भाई सोना ना खरीदें, जी और वर्क फ्रॉम होम की अपील करी, पेट्रोल डीजल का आप कम यूज़ करें, अपने प्राइवेट व्हीकल से आप ज़्यादा ट्रैवल ना करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। लेकिन भाषण देने के 2 घंटे बाद गुजरात में रोड शो हो जाता है प्रधानमंत्री जी का। अभी उसी चीज पे अगर मैं बात करूँ, ये चीजें जैसे अभी यूएसए, इजराइल और ईरान का जो आपस में लड़ाई हुई और अभी तो होल्ड है, जो उसके जो रेप्लिकेशन है, जो नेगेटिव रिजल्ट्स है, काफ़ी देशों में तो पहले ही वो आ चुके थे। हमारे हिंदुस्तान में धीरे धीरे वो चीज़ें सेट इन हो रही हैं, लेकिन उसका रिजल्ट तो कहीं ना कहीं ढूंढोगे आप, कहीं ना कहीं आप लोगों को अवॉइड बोलोगे ही कि आपने इस चीज़ों पे आपने ब्लॉक करना है। एज ए सिटीजन हमारा भी राइट बनता है कि हम धीरे धीरे उसको कहाँ हम लोग उसको कवर अप करें, कंट्रोल करें, और उन्होंने वो चीज़ें करी भी हैं। काफ़ी देशों में अगर मैं डीजल पेट्रोल की अगर मैं बात करूं, इमीडिएटली डबल का रेट हुआ है, चाहे वो यूएसए चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो। हिंदुस्तान के अंदर 2, 4, 5, 6 रुपए के आसपास में वो अप्रिशिएट हुआ है, ना कि जैसे पहले जो रेट था 90 की 180 हुआ है। मतलब 5-6 रुपए के आसपास में अप्रिशिएट रेट हाइक पे गया है, ना कि डबल के मार्जिन से गया, जो डेवलप्ड कंट्री के अंदर ऑलरेडी काफ़ी 2-3 महीने से वो चला हुआ था। क्योंकि गोल्ड बाहर की इकोनॉमी बूस्ट करते हैं, हिंदुस्तान के अंदर तो गोल्ड तो है नहीं, बाहर से तो गोल्ड आता है। हमारा पैसा बाहर जाएगा तो कच्चा वही होना है, मतलब कमजोरी होना है। तो अपील करी गई है कि थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर ले, ताकि हमारे देश का पैसा अगर हमारे अंदर ही रहेगा तो हमारा रुपया मजबूत रहेगा, जो इकोनॉमी है वो नीचे नहीं जाएगी और मेंटेन करेगी, कंपेरेटिवली और कंट्रीज के साथ में वो बूस्ट अप रहेगी। आम जनता तो ये बातें कर रही है भाई साहब, प्रधानमंत्री जी ने जो सोना ना खरीदने की अपील की है वो इसलिए की है क्योंकि आज लगभग हर व्यक्ति का सोना बैंक में गोल्ड लोन के तौर पे रखा हुआ है, सबने कर्जा लिया हुआ है। अब कल को प्रधानमंत्री लाइव आके दोबारा ये बात बोल सकते हैं कि भाई देश के ऊपर कर्जा चढ़ गया, इकोनॉमी डाउन जा रही है, तो जो बैंक में सोना है वो बेचना पड़ेगा, देश का कर्जा उतारना पड़ेगा, और आम जनता के पास फिर खाने कमाने को कुछ रहेगा नहीं। टोटल मिथ है, टोटल एक अननेसेसरली लोग नेगेटिव
वे में जा कर के बहुत हाइपर सेंसिटिव ये बातें सोच रहे हैं जो बेबुनियाद है। ऐसा ना था, ना है, ना रहेगा। अगर मैं थोड़ा सा आपको वापस लेकर के जाता हूँ, यूपीए के टाइम के अंदर कांग्रेसियों ने भी ये बात बोली। उन्होंने तो इनफैक्ट बिल्कुल शट डाउन उन्होंने कर दिया था। पेट्रोल पंप रात को 8 बजे के बाद नहीं मिलेंगे। हाफ ऑफ दी क्वार्टर और हाफ के आसपास उन्होंने बंद ही कर दी पेट्रोल पंप की, वो नहीं बेचा जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के और सोने को लेकर के इन्होंने बंद कर दिया। ये सारी चीज़ें हैं जब इन्होंने अपने टाइम में करा, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म होता है। आप कहीं भी उठा करके आप देख लो, गूगल आज के टाइम में तो मैं तो कहूँगा इंटरनेट का ज़माना है, गूगल करके देख लो कि जब मंदी पहले आई थी, यूपीए की सरकार वहाँ थी, तो उन्होंने करा या नहीं करा। आज जब भाजपा की जो सरकार है, उन्होंने वो प्लेटफॉर्म को लेकर के जब लोगों को जाहिर करा है, पहले इन्होंने क्या काम किया और अब उसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे काम करे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क आपको नजर आएगा। बस हम बात करें जो आज के युवाओं के लिए मोटिवेशन है, वो चाहे किसी भी जरिए से, चाहे वो सोशल मीडिया से हो या फिर आम जन से मुलाकात करने के बाद हो, तो वो जो मोटिवेशन युवाओं के अंदर है वो टेम्परेरी है या उसको लंबे टाइम तक युवा फॉलो करता है, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करता है? कैसे देखते हो आप? यूथ बेसिकली हर कोई बंदा अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहता है। जब तक कि उसकी स्ट्रगल वाली जर्नी होती है, तो कोई भी मोटिवेटर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, जहां उनको लगता है कि ये एक उम्मीद की किरण है, मैं ये करके देख लेता हूँ। कहते हैं ना कि हर अंधेरे के बाद में नया सूरज निकलता है, और जब नया सूरज निकलता है तो सुनहरी रोशनी निकल के आती है। तो हर एक उसकी लाइफ मतलब उस सूरज के उगने का इंतज़ार करते हैं। हो सकता है वो 1 दिन का हो सकता है वो 10 दिन का हो सकता है वो 1 साल का हो। वो उस उम्मीद के साथ में वो चलता है, निरंतर अपने अभ्यास जो उसकी रहती है, जो उसके अंदर कमी जो सोचता है कि भाई ये मेरे अंदर कमी है, इसको मैं इम्प्रूवमेंट का जो स्कोप है वो लगातार चलता रहता है। ये एक जर्नी होती है, और जब तक वो अपने टारगेट पे नहीं पहुंच जाता तब तक वो मोटिवेट रहता है, और जैसे ही टारगेट उसका अचीव होता है फिर वो सिस्टम की तरह वो काम करता है, जो भी उसका गाइडलाइंस होती है। भाई साहब, आपकी लाइफ में मैं थोड़ा सा पर्सनल जानना चाहूँगा, आपकी लाइफ में ऐसा क्या मोमेंट रहा है जिसमें आपने ये फील किया हो कि भाई या तो अभी नहीं या फिर कभी नहीं? प्रोफेशनली भी काफ़ी चीज़ें हैं मेरी लाइफ के अंदर, कि जैसे मैंने आपको 6 साल का जो मैंने आपको एक फ्रेम मैंने बताया, 2009 में मैं क्वालिफाइड था, 6 साल वेट करना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि जिस चीज़ को लेकर के मैंने मेहनत करी, चीज़ें मैंने ग्रैब करी, अपने हाथ में रखी, और एज भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगी, तो वो मोमेंट भी मेरे सामने थी कि जब फर्स्ट टाइम एवर जब एयर इंडिया की वैकेंसी बाहर के लोगों के लिए ओपन हुई थी, तो मैं भी उसी माइंड सेट में था, इट्स नाउ और नेवर। अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है तो इसी वैकेंसी के अंदर ही ग्रैब करनी है, बाद में पता नहीं लगे या ना लगे, लेकिन दिस इज़ फर्स्ट एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी। तो उसके अंदर मैंने काम किया। और ऐसा कोई इंसिडेंट याद हो आपकी लाइफ का जहाँ आपने अपने आप को कम्प्लीटली ब्रोकन फील किया हो कि भाई अब मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ या मेरे साथ कोई नहीं खड़ा मैंने है? इसमें जो ये 6 साल का जो फ्रेम जो रहा है, हर किसी के लाइफ के अंदर स्ट्रगल रही है, ठीक है। तो उस टाइम में बहुत डिमोटिवेट हुआ हूँ, और हमेशा बस यही सोचे कि मतलब अब ये तो पता नहीं, फ्यूचर तो मुझे पता ही नहीं है ना कि कब नौकरी लगेगी कब नहीं लगेगी, क्या है क्या नहीं। लेकिन हाँ, तो दूसरा बैकअप प्लान रेडी करा, तो उसके अंदर रियल एस्टेट के अंदर काम करना स्टार्ट किया। तो अभी जॉब छोड़ने के बाद आपका बिजनेस क्या चलता है? अभी जॉब छोड़ने के बाद ऐसे पॉलिटिक्स में है, साथ के साथ जब टाइम मिलता है तो रियल एस्टेट के अंदर थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, साथ प्रॉपर्टी का काम भी कर लेता हूँ थोड़ा, जब भी टाइम मिलता है, जैसा भी टाइम मिलता है, टीम वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो मैं यूथ मैनेज करके चलता हूँ। हाँ, यूथ को मैं इतना कहूँगा कि जो आपका प्रोफेशन है, जिसके अंदर आपने अपनी सर्टिफिकेट्स वगैरह लिए हुए हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपको इमीडिएटली ऑन द प्लेटर ऑन द टेबल आपको रेडी मिलेगा। यू हैव टू वेट टू अवेल द अपॉर्चुनिटी। तो उसके लिए आपको रिमार्क्स लाने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, और साथ के साथ खाली ना बैठने के लिए पार्ट टाइम आप जॉब भी करो, तो आपका जो माइंड सेट है वो बैलेंस रहे। मैं मानता हूँ कि फाइनेंशियली बर्डन होता ही होता है, लेकिन उसके लिए भी आपको देखो एफर्ट करना ही पड़ेगा। तो रादर देन कि दूसरी डायरेक्शन में जाएं, गलत लोगों की विचारधारा में आ करके फंसे, या फिर कुछ लोग नई नई कहानी मेरे को सुनने को मिलती है, कुछ लोग जो है कि नशे की तरफ चले जाते हैं। मैं उन सबको मैं हाथ जोड़ करके अपील करूंगा कि जो आपने सर्टिफिकेशन होल्ड कर रखे हैं उसके लिए आप निरंतर प्रयासरत रहें, और ऑल्टरनेटिवली जो आपकी प्रोफाइल को सूट करे
वो अपने काम करना है। मैंने जैसे प्रॉपर्टी ऐसा नहीं कि मेरे को सीधा ही बैठ गया, मैंने भी गाड़ी चलाई है, ड्राइवर का काम करा है, लीफलेट मैंने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, पोस्टर्स लगाए हैं, सारे काम करे हैं। ऐसा नहीं कि मेरे को एक साथ जा करके चेयर पे बैठ गए। संघर्ष करने के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। पॉलिटिक्स के अंदर भी 45, 47, 48 जो अभी हम बात कर रहे हैं, इस टेम्परेचर के अंदर मार्केटिंग करी है, डोर टू डोर किया है, लोगों से मिले हैं, संपर्क साधा है, किसी ने पानी पिलाया, किसी ने कोल्ड ड्रिंक पिलाई, किसी ने नहीं पिलाया, किसी ने दरवाजे तक नहीं खोले। ऐसा नहीं है कि अगर राजनीति में है तो स्ट्रगल नहीं है, सारी जगह स्ट्रगल है। लेकिन अगर सामने हमारा टारगेट है तो अवेल करने के लिए जो करना पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा। एक सोल्जर और नॉर्मल जो सिटीजन होता है, उनकी सोच में आप क्या फर्क देखते हो? एक नॉर्मल आदमी किस तरीके से सोचता है और एक सोल्जर किस टाइप से सोचता है? दोनों में कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन जो डिज़ायर है, जो डेडिकेशन है, यहाँ थोड़ा सा तालमेल बिठाना पड़ता है। मैं कोई भी टारगेट फर्स्ट, मैं तो ये एक बात ज़रूर कहूँगा, अपना टारगेट दिमाग के अंदर ज़रूर बिठा लें कि मेरे को टारगेट, उस टारगेट पे पहुँचना है। उसके रास्ते के लिए जिनसे भी सलाह लेनी उनसे सलाह लो, जो भी आपको बेस्ट ऑफ वे आउट लगे। कई बार नहीं पता होता है तो किसी से सलाह लो, एक से नहीं लो, 2 से लो, 3 से लो, जो बेस्ट वे आउट ढूंढ करके उस पर आपने काम करना ही पड़ेगा। डेडिकेशन तो आपके साथ में होनी चाहिए, तभी आपका काम बनेगा। डिसिप्लिन, डेडिकेशन और टारगेट, 3 चीज़ तो देखो, इसके साथ में कंप्रोमाइज़ तो नहीं करना चाहिए। अगर तीनों में कहीं ना कहीं अगर आपका डेडिकेशन नहीं है किसी काम करने की, अगर आपकी इच्छा ही नहीं है, ख़त्म ही हो गई है, तो आप कहीं ना कहीं आप जो काम आपको 1 साल के अंदर या 1 दिन में आपको जो पूरा होने वाला काम है, तो वह उस टारगेट पे नहीं पहुंच पाओगे। अगर आपने डिसिप्लिन और हार्डवर्क के साथ में आपने कंप्रोमाइज़ करा तो वहाँ भी आप पीछे चले जाओगे। टारगेट ही नहीं है तो आप कहाँ जाओगे? हाँ, आपको अपनी डेस्टिनेशन ही नहीं पता तो आप Obviously, भटकते रहोगे इधर उधर। भटकते रहोगे। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, जब आपको फ्री टाइम मिलता है, वैसे तो मुश्किल ही मिलता होगा क्योंकि बिजनेस और पॉलिटिक्स में फ्री टाइम मिलना बहुत ही मुश्किल और रेयर हो जाता है, लेकिन जब भी कभी आपको फ्री टाइम मिलता है, घंटे का, 2 घंटे का, 10 मिनट का, 5 मिनट का, तो आप उस फ्री टाइम में क्या करते हैं? क्या आप अपने खुद पे रिसर्च करते हैं कि भाई मैं लोगों से मिला, किसी ने कुछ बोला तो मेरी क्या कमी रही जिससे सामने वाले ने मेरे को आकर ये चीज़ बोली? देखो, फ्री टाइम के अंदर वो डिपेंड करता है कि कितने टाइम मुझे मिल रहा है। फ्री टाइम में मैं थोड़ा सा जिम का शौकीन हूँ, तो जिम जाता हूँ, अकेला कर लेता हूँ, कई बार यार दोस्त मिल जाते हैं तो अलग है। लेकिन जिम के टाइम के अंदर मैं हमेशा से ये चीज़ सोचता हूँ कि मैंने बेस्ट क्या किया और रह क्या गया। बेस्ट ये है कि पहले वो चीज़ें क्या थी और मेरी इनपुट से वो कहाँ अच्छी चीज़ें पहुँच क्या गई है। सर्कमस्टांसेस बने? हाँ, और रह कैसे गई, तो उन चीज़ों पे अमल करना। पीछे मुड़ के ज़रूर देखता हूँ कि फास्ट चल रहा हूँ लेकिन पीछे क्या रह रहा है, क्या नहीं रह रहा है, वो चीज़ें ज़रूर देखता हूँ। कई बार क्या होता है कि स्ट्रगल के साथ ही पीछे छोड़ जाते हैं, तो बैक ऑफ द माइंड के अंदर वो प्लान भी एग्जीक्यूट करके रखता हूँ कि जो मेरे साथी पीछे रह गए उनको भी मैं कैसे लेकर के साथ में बढ़ूँ। और प्लानिंग ज़रूर करता रहता हूँ कि प्रोग्रेसिव नेचर, कि आगे व्हाट नेक्स्ट। अब ये नहीं कि अब एक चीज़ तो अवेल कर ली कि आगे का हम बिल्कुल ब्लाइंड रहें, ऐसा नहीं। कि आगे की प्लानिंग भी ज़रूर है कि हमने आगे करना क्या है, तो उसके लिए लाइन ड्रॉ तो करनी ही पड़ती हाँ, है। वही चीज़ होगी कि भाई मैंने 5 किलोमीटर रनिंग का गोल लिया, 5 किलोमीटर की मेरी रनिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद क्या करना है तो आप वो पहले से डिसाइड कर पहले से लेते हो। डिसाइड करना पड़ा है ना, व्हाट नेक्स्ट। तो ये चीज़ें करना ही पड़ता है। तो फ्री टाइम के अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। फिर फैमिली स्ट्रेंथनिंग की प्लानिंग की, परिवार को साथ में कैसे लेकर के चले, बैलेंस कैसे बढ़ाना। पॉलिटिक्स के अंदर फैमिली बैलेंस रख के भी चलनी पड़ती है कि उनके साथ में टाइम स्पेयर करना। बस ये जितना भी टाइम मिलता है इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहते हैं। अच्छा, फैमिली को कितना टाइम दे पाते हो आप? बहुत कम, टू बी ऑनेस्ट, बहुत कम। पॉलिटिक्स में कोई फैमिली टाइम नहीं, सब पर्सनल, मतलब सारा पब्लिक टाइम हो चुका है। अच्छा, वैसे फैमिली में कौन कौन है आपके साथ रहते हैं जो? फैमिली में पेरेंट्स हैं, ब्रदर्स हैं, भाभी है, नेफ्यूज़ है, फिर 2 बच्चे हैं। पूरी जॉइंट फैमिली है? हाँ, पूरी जॉइंट फैमिली है। तो अच्छा, कभी ये भी होता है जैसे आम जो व्यक्ति होता है उसकी लाइफ में होता है कि चाचू ये चीज़ लेके आना, फोन करके बोलते हैं बच्चे, पहले बोलते थे, अब उनको पता है कि अब मतलब पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब बात ही हो जाती कि जब तक मैं पहुँचता हूँ वो सो चुके होते हैं। जब मैं निकल जाता हूँ तो या तो वो स्कूल निकल जाते हैं या वो सोए हुए रहते हैं। मैं पहुँच ही नहीं पाता हूँ उनके, मतलब जो भी उनकी मीटिंग टाइम है। जैसे बेटा है, बहुत डिमांड करता है, खेलना है, कूदना है, साथ चलना है। कितनी एज है आपके बेटे की?
6 साल। 6 साल। अभी बेटी है, 6 महीने की बेटी है, तो उनके साथ मैं टाइम अभी थोड़ा-सा निकाल रहा हूँ क्योंकि अभी बेटे की छुट्टी है, स्कूल की छुट्टी है, तो थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम को मैनेज करने के बाहर लिए। कहीं ट्रिप पे जाएँ, एन्जॉय करें नहीं, थोड़ा। ट्रिप तो खैर कहाँ है, बस ठीक है, फैमिली में मतलब घर पर टाइम मिल जाए उनके साथ में रहने को लेकर के, तो वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेट होता है। और इनफैक्ट सभी पॉलिटिशियंस के साथ में एक ये चीज़ें हैं क्योंकि उनका फिर पर्सनल कुछ नहीं रहता, सारा पब्लिक टाइम रहता है। अच्छा भाई साहब, आपको ऐसा मौका मिले कि आपको प्रधानमंत्री जी से कोई एक सवाल पूछना हो, तो वो आप क्या सवाल पूछेंगे? ये सवाल पूछना तो अपने आप में बहुत, या कोई अपील करनी हो? देखो मैं तो उनसे सिर्फ एक, उनसे मैं डेडली इंस्पायर्ड हूँ, डेडली कहने का मतलब यह है कि जो उन्होंने काम किया है, अ, जब से थोड़ा होश संभाला है, जो देश की जो दिशा और दशा पहले क्या थी और अब क्या है, क्या हमने मिस किया था और क्या हम चीज़ें आगे लेकर के देख रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बेबुनियाद बातें बोलते रहते हैं, ठीक है, लेकिन पॉलिटिक्स से बाहर में बात करूँ, जो इंडियन सिटीजन्स की मैं बात करूँ, तो जो बदलाव हमने देखे हैं ना ओवरसीज में बॉर्डर पर, वो माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से हमने देखे हैं। जो रेस्पेक्ट हमने देखी है, माननीय प्रधानमंत्री की वजह से देखी है। जो नाम बड़ी प्राउडली लिया जाता है, माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से हम देख रहे हैं। बहुत चीज़ें जो देखी है हमने, इमिग्रेशन काउंटर पे जाते पहले लाइन में लगा दिया करते, आज रेस्पेक्टफुली वेलकम करते हैं। और यूरोप जैसी कंट्री के अंदर हाथ जोड़ करके नमस्कार करते, जो पहले हमें हाउस होल्ड से अलग कुछ नहीं मानते थे कि हमारे घर पे ये सिर्फ और सिर्फ लेबर काम करती है, आज हमारी इमेज चाहे गल्फ हो चाहे डेवलप्ड कंट्री का कोई सा भी कॉर्नर क्यों ना सही। और रही बात देखिए साहब, मैं तो एक चीज़ जरूर कहूँगा, आई विल सीक फॉर ब्लेसिंग, उनसे आशीर्वाद जरूर मैं मांगूंगा और कुछ नहीं। अच्छा भाई साहब, आपने अभी कहा कि आप प्रधानमंत्री जी से आशीर्वाद मांगेंगे, बड़े ही अच्छे मतलब आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे भविष्य में क्या देखते हैं हम, किसी राजनीति में जो बंदा होता है उसकी अगर राजनीतिक पार्टी कदर कम कर दे, रिस्पेक्ट कम हो जाए या ओहदा कम हो जाए, तो बंदा पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की सोचता है। तो अगर भविष्य में ऐसा कोई सर्कमस्टांसिस या ऐसी सिचुएशन आपके साथ बन जाए जहां आपकी रिस्पेक्ट ना हो, क्योंकि आजकल देखते हैं ना भाई, टांग हर किसी फील्ड में खींची जाती है दूसरे की, किसी को उभरता हुआ देखकर कोई खुश नहीं होता, तो क्या आप बीजेपी छोड़ देंगे या बीजेपी में ही रहेंगे? मेरे लिए राष्ट्र प्रथम हो और राष्ट्रहित के लिए इकलौती भारतीय जनता पार्टी, जिसकी विचारधारा से बहुत प्रभावित हूँ, माननीय प्रधानमंत्री से प्रभावित हूँ, माननीय अमित शाह जी से और हमारे हरियाणा के नायब सिंह जी से। ये तो लोग शॉर्ट टर्म वाली चीज़ें होती हैं, क्या है क्या नहीं, बट अपनी मेंटलिटी के साथ में, अपनी थॉट प्रोसेस बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग विल के साथ में बैठा हुआ हूँ। और आज 27 मई 2026 डेट मार्क कर लेना, और भविष्य तो मुझे भी नहीं पता। मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी एक माँ की तरह है। माँ अपने बेटे से और बेटा माँ से कभी दूर नहीं जा सकता। दूसरी चीज़, ये उन लोगों की फितरत होती है कि दूसरे की लाइन क्रॉस करते हैं। मैं कैप्टन योगेश बैरागी कभी किसी की लाइन में, कभी किसी के काम में, कभी किसी की वर्किंग स्ट्रक्चर में इंटरफेयर नहीं करता। स्पिरिचुअलिटी में कितना बिलीव करते हैं आप? 100% कर्मा में बिलीव करते हैं आप? डेफिनेटली। तो भाई साहब, अंत में आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या आपकी तरफ से एक ऐसा संदेश रहेगा जो उनके जीवन में वो इम्प्लीमेंट कर पाए, या उनके लिए कहीं ना कहीं वो चीज़ एक सार्थक बने कि भाई आगे बढ़ने में उनको मदद करे? क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने यूथ को सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि नशा से दूर रहे, अपने टारगेट को बिल्कुल स्ट्रांगली फिक्स करें और उसके लिए डेडिकेशन, उसके लिए प्लानिंग ज़रूर करें। आप जो हवाई जो चीज़ें जो बाहर जो मार्केट में परोसी जाती है उस पर विश्वास ना करें। आपको अपना रास्ता खुद ही तय करना पड़ेगा, कोई दूसरा आपके लिए नहीं करेगा। ये जो नई नई चीज़ें निकल के आती हैं उन ढकोसलेबाजी में ना पड़े। मैं ये कहूँगा, अगर पॉलिटिकली मैं बात करूँ, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यूथ के लिए, नेशन स्ट्रेंथनिंग के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए और हम जैसे जो यूथ हैं उनका भविष्य सुधारने के लिए हर प्लेटफॉर्म पर निरंतर काम कर रही है। अभी सिर्फ और सिर्फ 12 साल भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ हुए हैं।
इससे पहले की सरकार ने जो सिस्टम जो खराब कर रखा है उसको इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं, उसको और बेहतर करने में लगे हुए हैं। जो चीज़ें पिछले 65-70 साल में नहीं हुई है वो चीज़ें अभी 12 साल के अंदर धीरे धीरे अपने बदल। सिर्फ 12 साल का भी टेन्योर हुआ है, जस्ट वेट फॉर अनदर 10-20 ईयर्स, आपको अपने आप फ़र्क सामने आ जाएगा। और ये चीज़ें जो हमारे पेरेंट्स हैं या ग्रैंडफादर हैं या जो अभी हमारे बीच में आशीर्वाद और रास्ता दिखा रहे हैं, उनसे आप पूछो कि उनके समय में और आज के समय में कितना बदलाव है। टेक्निकलिटीज़ की तरफ चीज़ें धीरे धीरे मूव ऑन हो रही है, तो अपने आप को टेक्निकली एडवांस भी बनाते चले कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि पहले जो चीज़ें थी और अब है धीरे धीरे एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान आज डेवलप्ड कंट्री बनने की कगार उस पर चल ही रहा है। तो मैं आप सभी से अनुरोध ज़रूर कहूँगा कि जो बेबुनियादी जो माहौल जो बढ़ते हैं उन सब से दूर रहें, नशे पत्ते से दूर रहें, अपने आप को हेल्दी बना करके रखें और वेल्थ सेटलमेंट की तरफ भी कंसर्न रहें, अपने टारगेट रहें, अपने फ्यूचर प्लान्स ज़रूर अपने माइंडसेट के साथ में रखें। और एक चीज़ बहुत साफ सुथरा मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कभी भी डिप्रेसिव ना हो। अगर आपको लगता है कि डिप्रेशन है, आप अपने बेस्ट ऑफ फ्रेंड को या फिर अपने फैमिली मेम्बर को आप ज़रूर बताएं ताकि वो आपको काउंसिल करें, या फिर आपके फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें कि यार इस वजह से, इस प्रॉब्लम से मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में हूँ, ताकि कोई ना कोई रास्ता निकले। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ में आपका परिवार है, सबसे पहले आपके दोस्त हैं। बाहर ज़रूर निकले उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि ये जो दुनिया है, जो एज ए ह्यूमन बीइंग हमें काफ़ी लंबे स्ट्रगल के बाद में हमें जन्म मिलता है, इसको एंजॉय करो। इसके मल्टीपल कलर्स हैं और डिप्रेशन से बाहर निकल के आए, अपना टारगेट फिक्स करें। और ये जो सरकार है आपके लिए बहुत कुछ प्लान कर रही है, कर चुकी है, और आपको बहुत फ्रूटफुल इंडिया आपको देखने को मिलेगा, डेवलप्ड इंडिया आपको देखने को मिलेगा। आपको बस इंतज़ार करो और साथ के साथ जो आपका टारगेट है उसके लिए निरंतर काम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और भविष्य में भी हम ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे रह गए जिन पे चर्चा नहीं हो पाई, क्योंकि पॉडकास्ट भी जो काफ़ी लंबा हो जाता है और आपके पास भी थोड़ा टाइम कम, आपको भी आगे जाना है। लेकिन भविष्य में हम आप सबसे ये वादा करते हैं कि भाई जो मुद्दे बच गए या जिन टॉपिक पर चर्चा नहीं हुई, उन टॉपिक्स पर विस्तार से चर्चा जो है आने वाले समय में ज़रूर हम करेंगे और आप लोगों के साथ साझा करेंगे। बाकी आप सब क्या सोचते हैं, आप अपनी राय एक सभ्य कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताना। जल्दी मुलाकात होगी किसी एक और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, जय जवान, जय किसान।